विद्यार्थियों, आज का पाठ है ईदगाह। पुस्तक अंतरा, ये कक्षा 11 ऐच्छिक हिंदी। ईदगाह पाठ में प्रमुख पात्र हैं हामिद। यहाँ हामिद का चित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। ईदगाह पाठ में हमें दिखाया गया है ग्रामीण मुस्लिम जीवन, जहाँ गांव के बहुत सारे बड़े बूढ़े बच्चे सब ईद का मेला देखने गए। वहाँ हामिद के पास थे सिर्फ 3 पैसे, जिसमें हामिद ने अपनी सभी इच्छाओं को रोकते हुए दादी के लिए कुछ खास चीज़ लेकर आया। तो हम पाठ में पढ़ेंगे कि क्या खास चीज़ हामिद अपनी दादी के लिए लेकर आया। साथ ही इसमें ये दिखाया गया है रुस्तम हिंद उन्होंने बोला। हामिद ने अपने उस गिफ्ट को जो वो दादी के साथ मेले से लेकर आया अपनी सभी इच्छाओं को रोकते हुए, वो हम बताएंगे। कैसे चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से ये कहानी अनूठी है, आइए पढ़ते हैं कहानी। ये बोर्ड पर आपके प्रमुख पात्र लिखे हुए हैं, हामिद और इसके अन्य दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। यहाँ है चौधरी कायम अली, जो कि गांव के चौधरी हैं, जिनके पास जरूरत पड़ने पर गांव के लोग पैसा उधार लेने जाते हैं। हामिद की दादी अमीना, हामिद के अब्बू आबिद एंड हामिद की अम्मी। अब्बू और अम्मी का निधन हो चुका है, जो मैंने अभी बताया। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ ही रहता है। छोटा सा कम उम्र का बच्चा है ये। ईदगाह बड़े लोगों के साथ, सभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो ईदगाह मेला देखने गया। तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ में पहला पेज नंबर 5 हम आपके लिए इसे पढ़ रहे हैं, साथ साथ आपको इसे रीड करना है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात सुबह। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब ललिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। ये जो पाठ का फर्स्ट पैराग्राफ है, यही आप अगर जाकर बैक एक्सरसाइज पर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो यही आपके प्रश्न 1 का उत्तर पाठ के पहले पैराग्राफ में है। इस तरीके से आप साथ साथ सीखेंगे कि किस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर इस पाठ से ही निकाल सकेंगे, और इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर के जवाब भी आप इस पाठ से ले सकेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब ईदगाह जाने की तैयारी है। अब गांव के लोग हैं और ग्रामीण गरीब जीवन है, मुस्लिम जीवन को यहाँ दिखाया गया है। हिंदू जीवन भी हो सकता है, मुस्लिम भी, बट ईद का त्योहार मुस्लिम जीवन से रिलेटेड है। तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है खुशी के लिए। किसी के जूते कड़े हो गए, बहुत दिन से नहीं पहनते तो जूते कड़े हो जाते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल लगाना पड़ता है। तो उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। तेली कौन? जो कि तेल बेचता है, तेल निकालने का काम करता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे। सानी मतलब खाना, और पानी जानवरों को भी खाना पानी देकर जाना है, क्योंकि इसके बाद वो ईदगाह जाएंगे, पूरा दिन घर पर नहीं होंगे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता। 3 कोस, पहले डिस्टेंस को हम कोस में नापते थे और अब नापते हैं किलोमीटर में। 3 कोस समझने के लिए आपको 1 कोस पता होना चाहिए। 1 कोस में 3.12 किलोमीटर होता है, मीन्स 3 से 4 किलोमीटर, और 3 कोस का मतलब लगभग 12 से 13 किलोमीटर उन्हें उस दिन पैदल चलना है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रश्न है। ये कुछ दोस्तों के बारे में आपको इस पाठ में बताया जाएगा। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, लेकिन ईद तो सभी के लिए है। मेला देखने तो सभी जाएंगे, सभी उत्साहित है मेला देखने के लिए, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ भी गई। अब जल्दी पड़ी है, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन? इन्हें कौन? इन सभी लड़कों को घर गृहस्थी की इन्हें क्या चिंता? प्रयोजन मतलब इन्हें क्या चिंता घर गृहस्थी के कामों की, कि बैलों को सानी पानी देना है और क्या अलग काम निपटाने हैं। इन्हें तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है, मेला देखने की जल्दी है। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे।
मीठी ईद पर सेवियां बनती हैं, सेवियों के लिए दूध चाहिए, खीर और शक्कर चाहिए। ये सब लड़कों को क्या, ये तो घर के बड़े ही देखेंगे। यही तो है घर गृहस्थी की चिंता। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़ी जा रहे हैं। चौधरी कायम अली जो कि गांव का एक अमीर व्यक्ति है, जो कि समय पड़ने पर पैसा उधार देता है। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। मुहर्रम एक दुख का दिन है। इस्लाम धर्म में मुस्लिम समुदाय हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए इस दिन अपना दुख व्यक्त करते हैं। तो यहाँ कहते हैं अगर चौधरी कायम अली ने पैसा ही नहीं दिया तो हम ईद कैसे मनाएंगे। तो ये तो ईद का दिन तो मुहर्रम बन जाएगा। अपनी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बच्चों के पास तो बहुत पैसा है, माँ बाप ने दे रखे हैं उन्हें कुछ पैसे। आगे हम ये भी बताएंगे किसके पास कितने पैसे हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होते हैं और फिर वापस रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। महमूद के पास 12 पैसे हैं। और इसके बाद मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों से अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या लेकर आएंगे मेले से। बड़े ही खुश हैं सभी बच्चे सपनों में। और सबसे ज्यादा प्रसन्न मतलब खुश हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। बाप कौन? हामिद के अब्बू आबिद, जिन्हें की हैजे की वजह से जिनका निधन हो गया। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता नहीं चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी। और जब नैस आ गया तो संसार से विदा हो गई। किसकी बात बताई? हामिद की अम्मी की बात बताई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। ऐसा हामिद की दादी ने हामिद को बताया हुआ है ताकि हामिद खुश रहे। अम्मा और अब्बू जान और अम्मी के इंतज़ार में खुश रहे कि हाँ वो वापस आएंगे, वो मेरे लिए ही तो गए हैं। आशा एक बहुत बड़ी किरण है और बच्चों की आशा तो उससे भी बड़ी किरण है। हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है। ये गरीबी को व्यक्त कर रहा है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बस एक बूढ़ी दादी और हामिद, जिसका गोटा काला पड़ गया है। टोपी पर जो लेस लगती है उसे हम गोटा कहते हैं। तो टोपी इतनी पुरानी हो चुकी है कि इसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी। नियामतें मतलब गिफ्ट, जो कि अम्मी जान अल्लाह से लेने गई हैं, ऐसा अमीना दादी ने हामिद को बताया। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ा हुआ। गोटा वो जो टोपी पर लेस लगती है चारों तरफ। फिर भी वह प्रसन्न है। उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी, ऐसा हामिद की दादी अमीना ने हामिद को बताया है। और उसी की आशा में वो बच्चा बहुत खुश है। वह दिल के सारे अरमान निकालेगा, अपनी सब खुशियाँ उस वक्त वो पूरा करेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे, ये सभी उनके दोस्त। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। बहुत गरीबी का यहाँ वर्णन किया गया है। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती? आबिद कौन? हामिद के अब्बू जान। तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती? वह निराशा में डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी मतलब अभागी। क्यों ये ईद आई जब हमारे घर में पैसा ही नहीं है, खाने को एक दाना भी नहीं है? इस घर में उसका क्या काम? ईद तो खुशियाँ लेकर आती है, मेरे इस दुख के घर में ईद का क्या काम? ये दादी सोच रही हैं। लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? वो तो एक छोटा बच्चा है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, उसके अंदर खुशी का प्रकाश है और बाहर आशा है, एक उम्मीद है कि मेरे अम्मी अब्बू वापस आएंगे। सारा दल बल लेकर आए हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। चितवन मतलब उसका मन। और अगर कोई भी मुश्किलें और दुख दिखेंगे तो हामिद तो बच्चा है, उसकी आशा और उम्मीदें उन सभी मुश्किलों को खत्म कर देंगी।
अगला पैराग्राफ हम पेज नंबर 6 से ही पढ़ रहे हैं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, सबसे पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद की उम्र यहाँ कितनी बताइए? सिर्फ 4 या 5 साल। गरीब बच्चा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? दादी ही तो है जो हामिद की माँ और बाप सभी कुछ है। उसे अकेले कैसे मेले में जाने दे? भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो? ये चिंता भी दादी को सता रही है। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, छोटा सा 4-5 साल का बच्चा 3 कोस चलेगा कैसे? लगभग 3 कोस मतलब 9 से 10 किलोमीटर। आपका पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। अमीना, बूढ़ी दादी ऐसा सोच रही है। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, मतलब बहुत जल्दी से सेवैयाँ बना लेती, पर पैसे भी तो नहीं है। अब दादी को किसी घर जाना होगा, कहीं से दूध मांगेगी, कहीं से शक्कर मांगेगी। कुछ लोग मना करेंगे तो कोई शायद दे दे। इसमें दिन भर दादी का निकल जाएगा और इसीलिए दादी मेले में नहीं जा सकती। ये दादी की गरीबी का दुख प्रकट किया है कि कैसे दादी दोनों तरफ से बन गई है कि बच्चे के साथ मेले में जाए या घर रहकर सेवैयों का इंतजाम करे। पैसे होते तो सामग्री खरीद चटपट बना लेते। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, भरोसा उम्मीद। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। दादी कपड़े सिलने का काम करती थी। किसी दिन एक बार कपड़े सिले थे फहीमन के, और तब 8 आने पैसे मिले थे। 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी। दादी ने सोचा था जिस दिन ईद का दिन आएगा उस दिन इस पैसे से सेवैयाँ बनाऊंगी और हामिद को भी बाजार में पैसा खर्चने के लिए इसमें से दूंगी, उसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सर पर हो गई। ग्वालन जो दूध देने आती है, और वो सर पर हो गई मतलब पैसे मांगने लगी। उसको भी तो दूध के पैसे चाहिए थे। अब दादी को क्या करना पड़ा? दादी को उस पैसे में से देने पड़े। क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना की बटुए में। बस इतने ही पैसे हैं अब दादी के पास। 3 पैसे हामिद को दिए और 5 पैसे अपने बटुए में, अपने पर्स में रखे ताकि कुछ सामान ला सके। यही तो बिसात है ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। अब अल्लाह ही देखिएगा कि कैसे काम चलेगा। धोबन, नाइन और मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगे। अब त्योहारों पर क्या होता है, आसपास के गरीब लोग सभी आते हैं आपके घर पर ईद मांगने। जैसे अपने यहाँ दिवाली पर भी आते हैं, ईद पर भी आते हैं, तो सभी त्योहारों में खुशियाँ बांटी जाती हैं। तो ये सभी तो आएंगे। दादी को ये भी पता है। सभी को सेवैयाँ चाहिए, सभी को सेवैयाँ चाहिए। और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। थोड़ा सा क्या ही देगी, थोड़ा कोई नहीं लेना चाहा। किस किस से मुंह चुराएंगी, कैसे छुपेंगी? ईद का त्योहार है, लोग लेने आएंगे तो दादी देंगी ही। दादी अमीना। और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। आज गरीबी है तो कल तो सब सुधरेगा। कल तो मेरा हामिद बड़ा होगा, वो कमाएगा और फिर अच्छे दिन आएंगे। ऐसी उम्मीद अमीना दादी के मन में है। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ठीक ठाक रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला। अब निकल लिए सभी लोग जो सुबह से तैयारी कर रहे थे, कुर्ते में बटन लगा रहे थे, जूते में तेल डाल रहे थे, वो सभी अब निकल लिए मेले की तरफ। हामिद भी साथ था। कभी सबके सब दौड़कर बच्चे आगे निकल जाते। अब बच्चे हैं, तेजी से भागते हुए आगे निकल जाते। आगे निकलकर पेड़ के नीचे खड़े होकर बाकी सभी बड़ों का इंतजार करते और कहते ये बड़े लोग इतना धीरे क्यों चल रहे हैं, कब आएंगे? क्योंकि बच्चे कुछ ज्यादा ही उत्सुक थे ईद के मेले में जाने के लिए। यह लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, पर पंख लग गए हों जैसे। वह कभी थक सकता है? नहीं। शहर का दामन आ गया, मतलब कि शहर की शुरुआत हो गई। और यहाँ इस पैराग्राफ में वर्णन है शहर का कि शहर कैसा दिख रहा है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। कंकड़ी, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, यूं उठाकर आम के पेड़ पर फेंकता है। माली अंदर से गुस्से में गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से 1 फरलांग दूर है, पर बीच में है 4 दीवारी। खूब हंस रहे हैं माली को कैसा उल्लू बनाया है और भाग जाते हैं वहां से। अब आगे का शहर का वर्णन। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी हैं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने बड़े बड़े लड़के पढ़ते होंगे।
तो यहाँ सब लड़के नहीं हैं जी, सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, शहर आए हैं तो कि सब लड़के लड़के नहीं हैं, बड़े बड़े आदमी भी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं, कैसा लगता है उन्हें, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के, रोज मार खाते हैं। 3 कोड़ी के ऐसा वर्णन किया गया कि किसी काम के नहीं है, वो बड़े बड़े लड़के रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरीके के लोग होंगे और क्या। ये बच्चों की आपसी बातचीत है जो ये कर रहे हैं। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। अब बच्चों ने जैसा सुना है वही सब बातें ये इस पाठ में कर रहे हैं। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले आदमी, और मेमे भी खेलती हैं मैडम जो हैं। सच, हमारी अम्मा को, अब अम्मा की बात शुरू कर दी बच्चों ने कि हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है वह, बैग, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। अब बच्चों का हंसी मजाक शुरू हुआ। कुछ ने तो बोला हमारी अम्मा से नहीं होगा, बट कुछ ने अपनी अम्मा की तारीफें भी की। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने अपनी अम्मा को शहर की मेम से ज्यादा ही मजबूत बताया। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। महमूद, ये रहा हामिद का दोस्त, कि हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। मोहसिन बोला, चलो मनो आटो पीस डालती हैं। मनो मतलब 1 मण में 40 किलो होते हैं, कि इतना आटा पहले चक्की को हाथ से घुमा के पीसा जाता था। मोहसिन कहता है कि मनो आटा पीस डालती है, 40 किलो आटा मम्मियाँ पीस देती हैं। जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो क्या हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरा बैल ही पी जाता है। मतलब कुएं से इतना पानी निकालती हैं, और हम लोग पीते हैं, बैल पीते हैं, भैंस पी जाती है मेरी 5 घड़े पानी। तो किसी मैम को 1 घड़ा पानी भी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाएगा, मैम घड़े नहीं भर पाएंगी, शहरी मैम। तो यहाँ मोहसिन ने अपनी माँ की तारीफ की कि आटा भी पीसती हैं, घड़ों पानी निकालती हैं हमारे लिए, भैंस के लिए, और लेकिन मैम, ये शहरी मैम जो है ये काम नहीं कर पाएंगे। महमूद कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन कहता, हाँ उछल कूद नहीं सकती, मैं मानता हूँ, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पा न सका। सच, मतलब कि गाय जब जरूरत पड़ी तो मोहसिन ने बताया कि अम्मा बहुत तेज दौड़ी, और इतनी तेज दौड़ी कि मैं भी उन्हें ना पकड़ पाया। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी हलवाइयों की दुकानें। ईद का त्योहार जो है, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। मनो, ये मण जो 40 किलो को दिखाता, मतलब ढेर सारी, बहुत सारी होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद के जाते हैं। यहाँ पे जिन की बात करते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से तो मिठाई थोड़ी थोड़ी खरीदते हैं। ग्रामीण गरीब बच्चे हैं ये, और इन्हें लगता है कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खरीदेंगे, इतना पैसा किसके पास आएगा। तो इन्होंने कहा जिन आता है जो कि रात को खरीद ले जाता है। और फिर दूसरा बच्चा पूछता है, अब्बा कहते थे आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है, जितना माल होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए अपनी जेब से निकाल कर दिखाया उसने। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात कहाँ से लाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। और आप हैं कि फेर में हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिन्नात है भाई, कहीं भी चले जाएंगे, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। टोकरों मतलब बड़े बड़े टोकरे भर भर कर। और अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। तो यहाँ बात शुरू हुई जिन की, कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं। ये बच्चों के मन की बात है, ये बच्चे एक दूसरे से कर रहे हैं कि जिन है कहीं भी चले जाए, और उनके पास तो ढेरों पैसा होता है। हामिद ने फिर पूछा कि जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे। इस तरह की बच्चों की बातें चल रही हैं, चलते जा रहे हैं मेले के लिए, और बातें करे जा रहे हैं। मगर चाहो तो एक लोटे में घुस जाए, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जिन अपना रूप बदल लेते हैं, अपना आकार बदल लेते हैं। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो मैं भी एक जिन को खुश कर लूँ। अब ये हामिद छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं भी एक जिन को खुश कर लूँ, और मेरे पास भी एक जिन हो, अगर मुझे मंत्र पता लग जाए। मोहसिन कहता है,
अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। ये चौधरी कायम अली की बात की कि चौधरी साहब के काबू में तो बहुत सारे जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे, चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था। बछुआ कौन? गाय का बच्चा। गाय के बच्चे को हम बछुआ कहते हैं। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है, और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं चौधरी कायम अली को। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों उसका इतना सम्मान है गांव में। जब धन होगा तो सम्मान तो होगा ही। आगे चलें। अब जिनकी बात खत्म हो गई, आगे आगे पुलिस लाइन में, और अब बच्चों ने बात करनी शुरू कर दी पुलिस वालों की। यहाँ एक अंग्रेजी का शब्द आया है कांस्टेबल। कांस्टेबल आपको इसे लिखकर देखना, प्रैक्टिस करनी है। अभी तक के जो पार्ट था, यहाँ पर आपके सवाल कैसे आ सकते हैं कि बच्चों ने रास्ते में किस किस तरह की बातें की। बच्चों ने रास्ते में अपने अपने सबसे पहले उन्होंने कॉलेज देखे, क्लब घर देखे, अपनी अपनी अम्मी जान की बात की, फिर उन्होंने जिन्नात की बात की और कांस्टेबल की बात की। वो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े ज़्यादा शब्दों वाला क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम्पल देकर लाइन एक्सप्लेन करेंगे। और अगर ये 1 या 2 अंक का ही प्रश्न है तो आप सिर्फ कुछ ही लाइनों में इसका उत्तर दे देंगे, 3 से 4 लाइनों में। आपको शब्द सीमा देखकर ध्यान रखना है कि कितने वर्ड लिमिट में आपको आंसर लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, यह पुलिस लाइन है। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, मतलब घूमते फिरते रहते हैं। रेट एंड फाई को रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। कि कांस्टेबल रात भर घूमते रहते हैं, पहरेदारी करते हैं, नहीं तो फिर चोरियां भी हो जाएंगी शहर में। अब मोहसिन ने प्रतिवाद किया। मोहसिन फिर बोला कि प्रतिवाद मतलब उलट बोला, इन लोगों से अलग बोला, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। किसने बताया? मोहसिन ने बताया। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि मोहसिन का कांस्टेबल के बारे में क्या विचार है, आप बताएं। तो ये लाइनें हम वहाँ लिखेंगे। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं, और दूसरे मोहल्ले में चोरी हो जाती है। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। अब मोहसिन अपने खुद के मामू का एक उदाहरण देता है। कहता है मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपये महीना पाते हैं। मतलब उनकी जो तनख्वाह है, उनकी सैलरी है 20 रुपये महीना है, पर अपने घर वो 50 रुपये भेजते हैं। तो बताओ 50 रुपये कहाँ से भेजे उन्होंने? तनख्वाह तो सिर्फ 20 रुपये है। ये एक सजीव उदाहरण है जो कि मोहसिन ने अपने सभी दोस्तों को बात बातों में दिया। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिनसे अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चले जाए। ये शब्द बात है मामू जान और मोहसिन की। मामू जान कहते हैं हम तो लाखों ले आए पर उतना ही लाते हैं कि किसी को हम पर शक ना हो। अब हामिद ने पूछा यह लोग चोरी करवाते हैं, कोई उन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद ही हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा देता है। हराम का माल हराम में ही जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। किसने बताया? मोहसिन ने बताया कि मामू के घर में आग लग गई, सारी व्ययी पूंजी जल गई, सब कुछ जल गया, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे सोए मेरे मामू। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए, बर्तन भांडे आए। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। यहाँ फिर एक गरीबी का वर्णन है कि बच्चों को 100 और 50 में अंतर बिल्कुल अभी भी वो शक के दायरे में है, क्योंकि तो उन सब के पास 3 पैसे 5 पैसे 15 पैसे इतने ही पैसे हैं उन बच्चों के पास। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं क्या 100 रुपये 50 से ज़्यादा होते हैं? हाँ ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, मतलब सिक्के जो थे वो थैली भरते थे। और हामिद यही सोचता था कि अब्बू जान थैली भर के पैसे लेने अल्लाह के पास गए हैं। और तो 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अगर एक थैली पूरी भर जाती है 50 से, तो 100 में तो 2 थैलियों से भी ज़्यादा लगेगा। अब बस्ती घनी होने लगी, मतलब भीड़ भाड़ दिखने लगी। ईदगाह जाने वाले की टोलियाँ नजर आने लगी। अलग अलग गांव से भी लोग आ रहे थे, सब वहाँ दिखने लगे आसपास। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, भड़कीले मतलब चमकीले, रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी
इत्र में बसे सभी के दिलों में उमंग। कोई भी कैसे भी आ रहा था, कोई पैदल आ रहा था, कोई तांगे पर आ रहा था, कोई मोटर पर आ रहा था, किसी ना किसी तरीके से सभी मेले की तरफ, ईदगाह की तरफ आ रहे थे। सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दिल अपनी विभिन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चल रहा था। विपन्नता से बेखबर मतलब गरीब हैं पर बड़े ही खुश हैं और चलते जा रहे हैं। एक धैर्य है मन में, एक तसल्ली है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते मतलब देखते, ताकते ही रह जाते। पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज आई, तो हॉर्न बज रहा है पर बच्चों का ध्यान ही नहीं है। वो तो चीजें देखने में लगे हैं, इधर उधर चीजों पर ध्यान है बच्चों का। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, सबसे छोटा तो हामिद ही था। मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के वृक्षों की घनी छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। सभी लोग लाइन में बैठते हैं, आपने देखा है ना। और रोजेदारों की पंक्तियां लाइन में कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है, जहाँ चटाई नहीं बिछी हुई, वहां भी सब लोग पहुंच गए। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देता। जैसे जैसे आते हैं लाइन में लगते जाते हैं। ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है कि अमीर आगे गरीब पीछे, ऐसा नहीं है। जब जो जहाँ आता है वहीं लाइन में खड़ा हो जाता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन पंक्तियों से आपको पता चलता है कि धर्म की आगे सभी बराबर होते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू मतलब हाथ पैर धोए और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। जो भी आएगा पिछली पंक्ति में ही खड़ा होगा, आगे नहीं जाएंगे, लाइन खराब नहीं करेंगे। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। ईदगाह का वर्णन है ये। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। यहाँ ये नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो मतलब जलती हैं, जैसे एक साथ बल्ब जले, एक साथ बुझ गए, ऐसे सभी लोग एक साथ घुटने टेकते दिखते हैं, माथा झुकाते दिखते हैं, सीधे खड़े होकर दिखते हैं, और इसे कहते हैं सिजदा करना। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती हैं। हमारी आत्मा भी आनंदित हो उठी है। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र, भ्रातृत्व मीन्स भाईचारा, सभी लोग एक साथ भाइयों की तरह दिख रहे हैं। इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। ये है धर्म की बात कि धर्म कैसे हम सबको जोड़ देता है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं। तब धावा होता है मिठाई और खिलौनों की दुकान पर। ग्रामीणों का यह दल विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यह देखो हिंडोला है, झूले की बात, एक पैसा दो और चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते मालूम हो जाओगे, कभी जमीन पर आते। ये घूम रहा है ऐसे। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़े और ऊंटों पर बैठते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी सभी ने झूले झूले, पर हामिद एक तरफ खड़ा रहा। उसने यही सोचा अपने मन में, क्यों मैं एक पैसा खराब करूं और सिर्फ 25 चक्कर खाने में, सिर्फ ऊपर नीचे घूमने में। हामिद ने कोई पैसा खराब नहीं किया। उसके पास 3 पैसे ही तो हैं। अपने कोष का 1/3, कोष मतलब उसका जो खजाना है जेब में है, 3 पैसे हैं, उसका 1/3 1/3 एक पैसा क्या मैं झूले में लगा दूं। उसने अपने मन को समझाया और चुपचाप खड़ा रहा कि नहीं, मैं चक्कर खाने के लिए 1 पैसे तो नहीं दूंगा। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इन दुकानों पर कतार लगी हुई है, कतार मतलब लाइन। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, ये सभी खिलौने तब मिट्टी के होते थे। उस वक्त प्लास्टिक का जमाना नहीं था जब ये कहानी थी, तो सभी खिलौने मिट्टी के थे। इसमें सुंदर सुंदर पेंट किया हुआ था, अलग अलग रंग किए हुए थे। कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चले आ रहा है, जैसे कि चक्कर लगा रहा है सिपाही, और बिल्कुल जीवन सा मालूम होता है। ये सिपाही किसने खरीदा? महमूद ने सिपाही खरीदा। और उसके बाद मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन को एक भिश्ती पसंद आया जो एक कैन में अपने कंधे पर रखकर पानी भरता है, और जो
मशक रखे हुए हैं। मशक ये जानवरों के, ये आपको पाठ के अंत में दिया हुआ है शब्दार्थ, और यहाँ आप देखेंगे मशक का मतलब क्या है। पाठ के अंत में पेज नंबर 22 पर यहाँ आपको मशक दिया है। भेड़िया बकरी की खाल को सीकर बनाया हुआ थैला जिससे भिश्ती पानी ढोते। मैंने आपको बताया उस वक्त प्लास्टिक नहीं होता था, तो फिर एक ऐसा थैला जो भेड़िया बकरी की खाल को सीकर बनाया होता था, इसे कहते हैं मशक। तो भिश्ती ने मशक अपने रखा हुआ है कंधे पर। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना खुश है, कितना प्रसन्न है, ये बात है भिश्ती की। वो खिलौना इतना खुश दिख रहा है जैसे कि कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे ने वकील खरीदा, जो वो खिलौना है वकील वाला। उसकी विधता उसके मुख पर है, काला चोगा नीचे सफेद अचकन। उस वकील के जो रंग बिरंगे कपड़े बनाए गए हैं बिल्कुल वकील के तरीके से बनाए गए हैं। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, हाथ में कानून का पोथा लिए हुए पूरा सजीव चित्र बताया यहाँ उस खिलौने का, जो कि महमूद, मोहसिन और नूरे ने खरीदे। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अब हामिद ने खुद को यहाँ पे संभाला, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। ये अपने मन को समझा रहा है हामिद, छोटा हामिद, 4 या 5 वर्ष का हामिद, जिसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। ना उसने झूला झूला, ना ही उसने अब खिलौने खरीदे। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती तो रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। अब खिलौने हैं, खरीदे हैं, पैसे लगाए हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। सम्मी ने एक धोबन खरीदी जो कि कपड़े धोती है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, बुराई करता है, क्योंकि हामिद ने तो लिए नहीं है खिलौने, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई नजरों से खिलौने को देखता है तो बच्चा ही, और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, परंतु क्या बच्चे देंगे। लड़के इतने त्यागी नहीं होते, इतना सेक्रीफाइस उनमें नहीं है। विशेषकर अभी नया नया शौक है, उन्होंने किसी ने भी खिलौने हामिद को देखने के लिए नहीं दिए। हामिद बेचारा ललचाता देखता ही रह जाता है। खिलौनों के बाद आई मिठाइयों की दुकान। अब मिठाइयों की दुकान आई, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक मतलब बिल्कुल अलग है। वो नहीं खर्च रहा पैसे, क्योंकि उसकी जेब में 3 पैसे ही हैं और वो अभी तक समझ नहीं पा रहा है कि मैं इस 3 पैसे से लूँ तो लूँ क्या। उसके अभागे के पास 3 पैसे ही हैं। कौन? हामिद। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। भूख तो लगी है तो बच्चा ही। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। मोहसिन ने इशारा किया, ले हामिद रेवड़ी ले। पर आप क्या सोचते हैं, क्या उसने दी होगी? नहीं। आगे पढ़े, क्या किया उसने। अब ले रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, शक तो हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। विनोद मतलब मजाक है ये, और एक क्रूर मजाक है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, इतना उदार, उसके दिल में इतनी उदारता नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है और हामिद को नहीं देता। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। महमूद, नूरे और सम्मी सभी तालियां बजाकर हंसते हैं। और रेवड़ी लेने के लिए किसने बुलाया था? मोहसिन ने बुलाया था। पर एक रेवड़ी भी दे ना सका हामिद को, वापस अपने मुंह में डाल ली। तो किस तरह से ये बच्चे इस गरीब बच्चे का, इस छोटे बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं। हामिद खिसिया जाता है, मतलब थोड़ा दुखी हो जाता है, थोड़ा घबरा सा जाता है मोहसिन, और थोड़ा पीछे हट जाता है। मोहसिन कहता है अच्छा अब की जरूर देंगे, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ दिखती है हामिद की सेल्फ रिस्पेक्ट कि हाँ रखे रहो, अब क्या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ले लूंगा। सम्मी, 3 पैसे ही तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। मोहम्मद बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, कि मिठाई कौन सा बड़ा आशीर्वाद है। किताब में कितनी बुराइयां लिखी हैं। अब हामिद खुद को समझाता है कि मिठाइयों में तो कितनी ही बुराइयां होती हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे मिले तो खा ले। बच्चे चिढ़ा रहे हैं हामिद को, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। लड़कों ने सोचा कि अपने पैसे क्यों नहीं निकाल रहा है।
महमूद कहता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा इन पैसों से मिठाइयाँ। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें आई लोहे की चीज़ों की, और कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, यहाँ कोई न रुका, वे सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कोई कई सारे चिमटे रखे हुए थे। चिमटे चिमटे क्या होता है, आपने मम्मी को देखा होगा रोटी पकाते हुए, जिससे हम रोटी पकाते हैं, जो एक लोहे का बना होता है, आगे से दो उसकी स्टिक्स होती हैं, और अगर चूल्हे पे रोटी पकाओ तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, जिससे हम रोटी को अलट पलट सकें, गैस से बाहर निकाल, चूल्हे से बाहर निकाल सकें, या हम चिमटे से गैस पे भी रोटी को अलट पलट करते हैं। आप ज़रूर देखना चिमटा, अगर आपने नहीं देखा। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, कितनी खुश होंगी। अब हामिद को यहाँ मेले में अपनी भूख प्यास, अपने खिलौने, मिठाइयाँ सब छोड़कर उसे सिर्फ अपनी दादी अमीना की याद आई। दादी अमीना की याद आई। उसने देखा है कि दादी जब खाना पकाती हैं, चूल्हे पर रोटियां पकाती हैं, तो आग से रोटी निकालने में उनके कितनी बार हाथ जल जाते हैं। ये बच्चे के अच्छे दिल को दिखा रहे हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अपने मन को समझा रहा है कि खिलौनों में तो पैसे बेकार में खराब ही होंगे, ज़रा ही देर की खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। गांव में लोग एक घर से दूसरे घर आग मांग ले जाते थे कि माचिस का इस्तेमाल कम से कम करते थे, सिर्फ आग से ही आग बना लेते थे, और आग हमेशा होती थी घरों में। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आई, और आए भी तो इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं सभी, पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। सभी जहाँ ठंडा मीठा पानी पिलाया जाता है। देखो सब कितने लालची हैं। हामिद सोच रहा है कि कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो, अब किसी के कोई काम नहीं करूँगा, कोई पूछेगा तो कहूँगा खा लो मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी। ये हामिद अपने मन को तसल्ली दे रहा है कि मिठाइयों से कितने नुकसान हो सकते हैं, उनका मुंह खराब होगा, फोड़े फुंसियाँ होंगी, और अगर उनकी जबान चटोरी हो जाएगी तो घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अब जबान को बार बार मिठाइयों की याद आएगी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, चुराएंगे और फिर मार भी खाएंगे। ये सभी बातें हामिद ने खुद को समझाते हुए खुद से कही। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी होती हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है ना। इन लोगों को खिलौनों पर कौन दुआएं देगा, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में लगती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मिजाज दिखाते हैं मतलब जैसे इसका मजाक उड़ाए थे, इसे रेवड़ी नहीं दी, मिठाई नहीं दी, खिलौने देखने तक नहीं दिए, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा, मैं भी ऐसा ही करूंगा, खेल खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज मैं क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगी, अम्मी भी आएंगी, फिर मैं इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दे दूं। हामिद की उम्मीद ये है, आशा ये है, उसका प्रकाश जो उसके दिल में है, और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। हामिद फिर भी इनसे अच्छा सलूक करने की सोच रहा है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ाकर खाने लगे, सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। अब दोस्तों के बारे में भी सोचा कि अम्मा तो दुआएं देगी पर दोस्त हंसेंगे, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में देखकर तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं, हामिद ने पूछा। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं इतनी दूर, तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करते हुए कहा 3 पैसे लोगे। हामिद के पास तो 3 पैसे ही थे। यह कहता हुए आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। घुड़कियां मतलब जब दुकानदार गुस्से में कुछ बोलेगा आंखें दिखाते हुए।
लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं, बुराइयां। तो पहले अपने मन से तैयार था कि क्या क्या वो बुराइयां करेंगे, मैं तैयार हूँ। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा कि देखो अब जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी तुम्हारे भिश्ती की। यहाँ उसने अपने चिमटे की मजबूती को दिखाया। महमूद बोला, यह तो चिमटा है कोई खिलौना थोड़ी है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दो तो तुम सारे के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। मिट्टी के जो बने हैं तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका न कर सकेंगे। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। किसने कहा? हामिद ने कहा। सम्मी ने खंजरी निकाल ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा कि नहीं, मुझे नहीं लेनी। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। अब हामिद अपने चिमटे की तारीफ कर रहा है, अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। सुबह से जो अभी तक परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था, दोस्त जो उसे चिढ़ा रहे थे, अब धीरे धीरे उन सबका बदला पूरा हो रहा है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर भी निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, ये सभी एक तरफ, और हामिद दूसरी तरफ अकेला। शास्त्रार्थ हो रहा है, बातचीत हो रही है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन महसून, मोहम्मद और नूरे अभी भी एक तरफ। हामिद से एक 2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। हामिद जो उनसे बातें बोल रहा है, उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। किसके पास? हामिद के पास। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। मिट्टी उनके खिलौनों को बताया गया है और लोहा चिमटे को बताया गया है। इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, वह अजय है, घातक है। अजय जिसे जीता न जा सके, घातक जो हमला कर सके। ये तारीफें हैं चिमटे की, जो कि किसके पास है? हामिद के पास है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, वो जो मिट्टी का खिलौना जो पानी भर के लाता है। और मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर रुस्तम-ए-हिंद, यहाँ चिमटे को नाम दिया रुस्तम-ए-हिंद, लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा, उसकी आंखें निकाल लेगा। यहाँ फिर चिमटे की तारीफें। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं बढ़ सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़े करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ता हुआ उसके द्वार पर भिश्ती पानी छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, हार गया मोहसिन। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बचा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे। अब महमूद ने कोशिश की, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे तुम्हारे चिमटे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। अब हामिद बच्चा था, उसके पास इसका जवाब नहीं आया। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा कि सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने फिर मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम-ए-हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, लड़वाओ जरा अपने इस सिपाही से और वकील से मेरे चिमटे को। सभी इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जाएगा कि चिमटा तो खाना पकाने के काम आता है। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे, मतलब औरतों की तरह सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम-ए-हिंद ही कर सकता है, मेरा चिमटा। रुस्तम-ए-हिंद किसको कहा? चिमटे को कहा। यह प्रश्न आपके आ सकता है पेपर में। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना मतलब किचन। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया, उनमें भी थोड़ी ताकत आई कि अब शायद मैं हामिद हार जाए। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने।
चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और कर ही क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। जो मन में आया कहना शुरू किया, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब की कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बच्चे को जो समझ आया उसने बोला, कुछ बात नहीं बनी, खासी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा ताकते रह गए, बाकी तीनों दोस्त, और मानो कोई धेलचा कनकोआ किसी गंड वाले कनकोए को काट गया हो। मतलब कि छोटों ने बड़े पर बड़ा आक्रमण कर दिया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट से अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। सभी चिमटे को लेकर बहुत उत्साहित हो गए हैं। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वो हामिद को भी मिला। अब हामिद को थोड़ी इज्जत मिली दोस्तों में, और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच तो सच ही है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा चिमटा दो, हम भी देखें तुम्हारा चिमटा, तुम हमारा भिश्ती लेकर देख लो। महमूद, नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए कि लो भाई हमारे खिलौने ले लो, हमें थोड़ी देर के लिए चिमटा दिखा दो। हामिद को इन शर्तों में अब कोई विपत्ति नहीं हुई, कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप को, अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद साबित कर चुका था। और चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे और बोला, छोटा था फिर भी बड़प्पन दिखाया और बोला, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले कितने सुंदर खिलौने हैं। लेकिन मोहसिन को पार्टी के इस दिलासे से संतोष न हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिमटे की अब सब तारीफें कर रहे हैं। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मतलब कि हामिद ने अपनी जो ताकत चिमटे की दिखाई है वो अब कोई नहीं हटा सकता। वो लोगों के दिलों में बैठ गई है, इसके दोस्तों के दिलों में। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआएं न देगा, तुम्हें तो दुआएं मिलेंगी घर वालों से, गांव वालों से। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मारने पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी कि मेरी में यही मिट्टी के खिलौने मिले तुम्हें। हामिद को स्वीकार करना पड़ा, खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी की दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही उसे सबका सब कुछ करना था और उन पैसे के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और चिमटा तो अब रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह है चिमटा। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। हामिद से चिमटा जो लेना था उसके अन्य मित्र मुंह दागते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था जो हामिद ने अपने दोस्त महमूद के साथ केले खाए। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। 11 बजे तक वो सब वापस पहुंच गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए। अगले 3 पैराग्राफ में ये सभी खिलौने अब आपको टूटते फूटते नजर आएंगे, देखिए कैसे। और मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधारे। उस पर भाई बहन में जो मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। अम्मा भी ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए, दोनों खूब रोए। तो चलो भाई, भिश्ती तो टूट गए। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। मियाँ नूरे ने वकील कांत उनके प्रतिष्ठानुकूल, उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल, यहाँ संधि विच्छेद आ सकता है। प्रतिष्ठानुकूल मतलब प्रतिष्ठा प्लस अनुकूल, इससे ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। वकील की इज्जत बहुत है भाई। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, दीवार में 2 खूंटी कील गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया कि मेरे वकील को मैं हवा कर देता हूँ। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, कितने अच्छे अच्छे टाट पट्टियाँ बिछी होती हैं, बिजली के पंखे होते हैं। क्यों ना मैं हाथ से ही पंखा कर दूँ। और खास की बजाय उन्होंने कागज का कालीन बिछाया, उस पर अपने वकील को बिठाया था। क्या यहाँ मामूली पंखा भी नहीं हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बड़े ही खुश वास का पंखा आया, नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब नीचे आ गिरे और स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गिरे। मतलब कि वो भी टूट गए। वकील साहब की अस्थि घूर कर डाल दी गई।
खत्म हो गए, अब वकील साहब भी टूट गए, मिट्टी के खिलौने ही तो थे। अगली बारी आई महमूद के सिपाही की। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, पैदल थोड़े ही घूमेगा गांव में, अपने पैरों चले वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े, चिथड़े छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों को चिथड़े कहते हैं, वो बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। द्वार दरवाजा आसपास घूमने लगा पहरा देने सिपाही के हाथ। उसने उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। जागते लहो, छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़े तोतले बोल रहे हैं, जागते रहो की बजाय यहाँ लिखा है जागते लहो। पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है और हाथ से छूटकर गिर पड़ती है उसकी टोकरी। मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए नीचे गिर जाते हैं। उनकी एक टांग में विकार आ जाता। अब सिपाही पूरे नहीं टूटे पर उनकी एक टांग टूट गई। अब एक टांग टूटने पर सिर्फ एक टांग पर तो खड़े नहीं रह पा रहे सिपाही। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। महमूद को याद आया कि वो एक अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी फूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। मतलब बहुत जल्दी से वो टांग को जोड़ने की कोशिश करता है। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर पौधा होता है, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। सिपाही को जो तो खड़ा किया जाता है, टूटी हुई टांग को, जो मिट्टी की टांग टूट गई थी उसे खिलौने से जोड़ा, लेकिन नहीं हुआ। शल्य क्रिया असफल हुई। शल्य क्रिया जो ऑपरेशन इन्होंने उस मिट्टी के खिलौने का किया था वो बेकार हो गई। सिपाही अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि टांग टूट चुकी है उसकी मिट्टी के खिलौने की। अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकता है। उन्होंने इसीलिए उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी कि सिपाही की लंबाई ऊंचाई बराबर हो गई। एक टांग से न चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, एक जगह बैठा जो रहेगा, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देगा। कभी कभी देवता बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जा सकता है, वजन तोलने का काम। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। हामिद जिन्होंने की चिमटा खरीदा था, सहसा उसके हाथ से चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है? दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से बोला, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। क्रोध गुस्सा, स्नेह प्यार। अब बूढ़ी दादी अमीना का गुस्सा प्यार में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। बोल नहीं पाई, मूक स्नेह था, सिर्फ दिल से उनके बच्चे के लिए प्यार निकल रहा था। खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ स्नेह। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। कितना धैर्य है इस बच्चे में। ना इसने झूले झूले, ना मिठाई खाई, कुछ नहीं, ना खिलौने लिए, सिर्फ अपनी बूढ़ी दादी अमीना को मेले में याद रखा और मेरे लिए चिमटा ले आया। सिर्फ इसने मेरे लिए सोचा। कैसे इसने अपने आप को वहाँ रोका होगा, कैसे जब्त हुआ होगा वह वहाँ, इतना जब्त इससे हुआ कैसे? कैसे अपना सेल्फ कंट्रोल इस बच्चे ने किया। वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, बहुत ही मन से खुश हो गई और खुशी के आंसू अमीना की आंखों से बहने लगे। अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। यहाँ हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बूढ़े हामिद, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का रोल निभाया कि जैसे बड़े बूढ़े सोचते हैं कि घर की काम की चीज़ लेकर जाऊं और बड़ों के लिए सोचूं, घर के लिए सोचूं, सेल्फ कंट्रोल करूं, तो बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का रोल निभाया और बूढ़ी दादी ने बच्ची अमीना का रोल निभाया। बूढ़ी दादी अब ऐसे खुश थी, ऐसे रो रही थी जैसे एक बच्चा खुशी से रोता है। तो यहाँ बूढ़े ने बच्चे का रोल निभाया, हामिद ने, और बूढ़ी दादी अमीना ने एक छोटी बच्ची का रोल निभाया। उनकी आंखों से बूंदें गिरती जाती थी। इसके बाद पाठ के प्रश्न उत्तर अगर आप पाठ के पढ़ेंगे तो आप सभी पूरे सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। धन्यवाद।